मैं खुद नौहट्टा में मेरा पूरा रिहायश फर्स्ट फ्लोर उड़ा दिया था जैश ने। 80 किलो का बॉम्ब लगा के गैस सिलेंडर के ऊपर मेरा पूरा वो फर्स्ट फ्लोर पे मैं जो रहता था काउसा बिल्डिंग में पूरा पार्टी उड़ गया था। इंडियन पैटर्न का वॉशरूम था, उसका पार्ट उड़ के बांदान चौक पे चला गया, कपड़े जल गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप साउथ कश्मीर पीर पंजाल की वो पूरा रेंज ही बहुत डिफ़िकल्ट है। वो गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था ऑलरेडी अफगानिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट। 10 सालों अफगानिस्तान में लड़ा हुआ था रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट। उसकी आईएसआई की ट्रेनिंग थी, उसको सारे वेपन, गाड़ी, ड्राइविंग सब कुछ पता था। वो इंडिया में इस पूरे तंजीम को चलाने के लिए आया था और मरने के लिए आया था। तो उसके मोटिवेशन लेवल पर तो आप कुछ प्रश्न कर ही नहीं सकते। उतना जैश के लिए उतना मुफीद, उतना इम्पॉर्टेंट कार्डर आज तक जैश मोहम्मद को नहीं मिला है। इवन मौलाना मसूद अजहर भी उतना बहादुर नहीं है जितना कि वो था। और फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न था जो कॉप किलिंग शुरू हुई थी, यानी खुद तो मारा नहीं जा रहा है और मारे जा रहा है दूसरों को। तो एक तरह से दो नुकसान हो रहा था। अब हमको क्या पता था कि ये कारपेंटर ने इसी कमरे की दीवार में एक ऐसा ग्लास फिट कर रखा है जो एक अलग तरीके से खुलता है और उसके पीछे एक पैरेलल चैम्बर है जिसमें वो बैठा हुआ है। बैठा ही नहीं, क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस अपने दूसरे साथी पाकिस्तानी राशिद भाई के साथ एकदम गन रेडी पोजीशन में AK-47, और वो हमको थ्रू देख रहा था। और शीशा तोड़ने के बाद हमारा गोलियों से जो स्वागत हुआ और ग्रेनेड से, वो तो फिर हिस्ट्री थी। और धड़ाधड़ 2 पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, गोली मार रहे हैं। आपकी टीम है, उसमें एक जवान शहीद हो जाता है, कुछ को ग्रेनेड के छर्रे लग जाते हैं, जिनको जगह छोड़नी पड़ती है। अंदर फिर 3 अफसर फंस जाते हैं, ट्रैप होते हैं, फाइट आउट होती है, उसको मारते हैं। दूसरा पाकिस्तानी कूद के भागता है, वो नीचे मारा जाता है। और सब कुछ के बावजूद भी ये नहीं पता होता है कि जो मरा वो है कौन। मुझे भी इंजर्ड हालात में ही रूम छोड़ना पड़ा। तब तक मैं एक को मार चुका था, जो मार चुका था वो कौन है तब तक हमें पता नहीं था। नीचे आए, चल के होशो हवास में थे, पैर पे चल सकते थे, सेंस था, बात कर सकते थे। नीचे जो ग्राउंड में ऑफिसर एक था, उसको ब्रीफ किया। फायर हो चुका, एक जवान शहीद हो गया, 2 अफसर अंदर फंसे पड़े हैं, एक मारा गया। फिर उसने बोला सर एक नीचे मारा गया है, घर घेर के रखना। अभी इसमें कितने टेररिस्ट थे इसका हमको कोई इल्म नहीं है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में इवैक्यूएट हुआ, वहाँ बॉडी एग्जामिन हुई, पता चला 7 गोलियाँ लगी हैं। हमको तो खाली इल्म दाहिने हाथ का था, बाकी गोलियों का तो हमें आइडिया लगा नहीं, क्योंकि वो गोलियाँ मुझे उस समय प्रभावित नहीं कर रही। जो पैर में लगी वो थ्रू एंड थ्रू निकल गई, चेस्ट पे लगी वो वाइटल पार्ट में घुस नहीं पाई, मेडल से क्रश हो गई और आर्म पिट में फाड़ती हुई निकल गई। तो ब्लड उलड अंदर बह रहा था, लेकिन बॉडी के केस पे असर पड़ा। पेट में जो घुसी वो अंदर ही रह गई, वो इंटेस्टाइन में हेमरेज शुरू हो गया था। दाहिने हाथ में जो लगा तो ये पता लगा, क्योंकि इससे नर्व और हड्डियाँ सारी उड़ गई और मैं राइफल उठाने की हालत में नहीं था। तो अफजल गुरु निर्दोष था, इन्वॉल्व नहीं था, और उसका कन्विक्शन ऐसे ही हो गया। ये बड़ी बेबुनियाद बातें हैं। यह एक धारणा, फिलॉसफी और एक आइडियोलॉजी से जो लोग ग्रसित हैं, वो ये बात कहते हैं कि तेरे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली में संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सामान्य दिन था। इसी बीच 5 बंदूकधारी आतंकवादी पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में एंटर होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। जवाबी फायरिंग भी होती है। इस फायरिंग में 9 सिक्योरिटी पर्सनल और पार्लियामेंट स्टाफ मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। 5 आतंकवादियों को भी मार दिया जाता है। इस पूरे हमले से पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि हमला कोई आम हमला नहीं था। ये हमला भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला था, जिसका सीधा मतलब होता है किसी भी देश की आत्मा पर आघात। सरकार भी सदमे में थी, सरकार भी आक्रोशित थी, जनता में आक्रोश था। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इन्वेस्टिगेटिव मोड में आई। पता लगाने की कोशिश की गई कि कहाँ लैप्स हुई, क्या गलती थी, कैसे हुई। तमाम इन्वेस्टिगेशन के बीच एक नाम उभर कर आया और नाम था गाजी बाबा का, जिसका असली नाम था राणा तहीर नदीम। पाकिस्तान का रहने वाला, उस वक्त कश्मीर में जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर इन चीफ हुआ करता था। तमाम कार्य जैसे मोहम्मद के कश्मीर में वो देखा करता था। इसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। मल्टी एजेंसी मैन हंट शुरू हुआ।
मेरे ख्याल से ये भारत के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन हंट रहा, 2 साल तक चला। अंत में 30 अगस्त 2003 बीएसएफ ने एक ऑपरेशन में इस गाजी बाबा को मार दिया, जिसके कई और नाम थे जैसे अबू जिहादी, शहबाज खान। इस पूरे ऑपरेशन को जिस ऑफिसर ने लीड किया, कीर्ति चक्र पूर्व डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र नाथ धर दुबे, जिन्होंने 7 गोलियां खाई। इस ऑपरेशन में वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन पर हाल ही के दिनों में बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई जिसमें इमरान हाशमी ने उनके इस कैरेक्टर को प्ले किया। हम इस एपिसोड में उसी खास शख्स के साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरा ऑपरेशन कैसे लीड किया गया, कैसे उस गाजी बाबा तक पहुंचा गया, कैसे उस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया गया, इसकी पूरी कहानी हम उनसे ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत अच्छा। सर सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है फॉर योर सर्विसेज दैट यू हैव गिवन थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्री सर। शुरू से शुरू करते हैं सर। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ, उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के बीच में कैसा माहौल था सर? वो एक ऐसा हमला था कि बियॉन्ड द ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर, एक पहला इस तरह का हमला था जिसको देख के सारे लोग भौचक्के हो गए थे। क्योंकि अगर आप उसके पहले के हमले देखें तो उसके पहले के हमले में मुंबई एपिसेंटर रहा है, जिसमें सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स हुए, और उससे पहले IC-814 जहाज़ की हाईजैकिंग हुई थी। और इसी तरह से पंजाब के टेररिज्म के टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कंप्लीट पंजाब, दिल्ली और हरियाणा का हिस्सा उसके जद में था। तो भारत का जो एक हिंटरलैंड का आतंकवाद था, उस आतंकवाद में इन घटनाओं से या इन समस्याओं से संबंधित घटनाएं तो हुई थी, लेकिन ऐसा टेररिज्म जिसको पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया और वो इतना बड़ा अटैक पार्लियामेंट पे हो जाएगा, यानी दिल्ली के बाहर, ये किसी को आइडिया नहीं था। तो ये निश्चित रूप से बड़ी दहलाने वाली घटना थी और दुनिया में किसी भी संसद पर तब तक हमला हुआ नहीं था। तो अगर कहा जाए तो इंडियाज़ पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट टारगेट अटैक्ड बाय द आर्म्ड टेररिस्ट्स स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान। सर उस वक्त पूरे देश में लोगों के भीतर आक्रोश था, क्योंकि इस तरीके से हमला होना लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में, और उस वक्त गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी उस वक्त कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। ये बहुत बड़ी घटना थी अपने आप में। इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई और कैसे ये लीड जो है वो गाजी बाबा यानी राणा ताहिर नदीम तक पहुंची? इस इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस और CBI का बड़ा शानदार रोल रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटेलिजेंस सपोर्ट बहुत तगड़े थे। शुरू ऐसे हुई कि जब ये टेररिस्ट 5 मारे गए पार्लियामेंट में एंटर करने के पहले, यानी बाहर ही, उसमें मरे हुए आतंकवादियों के जेब से जो मोबाइल फ़ोन निकला, ख़ास करके मोहम्मद के जेब से, उस मोबाइल के कॉल डाटा से शुरुआत हुई वहाँ से। और हमले का तरीके को देख के तो ये तुरंत स्पष्ट हो गया था ये हमला जैश ए मोहम्मद ही कर सकता है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद तब तक खुदकश हमले में अपनी इमेज काफ़ी इस्टेब्लिश कर चुका था। यही एक पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट आउटफिट था जिसका सुसाइडल अटैक में एक बड़ी मास्टरी रही है और अभी भी है, अभी तक है। हाँ बिल्कुल। अगर आप रिसेंटली 2019 फरवरी पुलवामा देखें, वो भी सुसाइड अटैक था। और अगर आप उसके लिंकेजेस अंसारुल गज़वात हिंद से देखें तो पिछले नवंबर 2025 के लाल किले ब्लास्ट में भी एक तरह से सुसाइड अटैक ही था। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट पे अटैक का जो एक तस्वीर बन के आई वो जैश के तरफ इशारा कर रही थी। और जिस तरह का RDX उस एम्बेसडर कार के बूट से सीज हुआ, वो डेफिनेटली एक प्रोहिबिटेड आइटम था, रेस्ट्रिक्टेड आइटम था, जो कि आम जगह आप उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते थे। अगर आप तुलना करें पिछले विंटर्स की, तो फरीदाबाद और आसपास के इलाके से जिस अमोनियम नाइट्रेट की जब्ती हुई, ये अमोनियम नाइट्रेट और जो पार्लियामेंट अटैक में एम्बेसडर कार के अंदर प्लांट किया गया था, दोनों में तो बिल्कुल ही अंतर था, दोनों अलग अलग चीज़ थी।
इस अमोनियम नाइट्रेट को तो आप लोकली प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप लोकली प्रोक्योर नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ थी जो मारे हुए आतंकवादी जो पांचों थे सुसाइड, उन पांचों के लुक, उन पांचों के सुसाइड करने से पहले जो शारीरिक स्थिति है, जिसमें ऐसे सुसाइडर कुछ कुछ चीज़ें शरीर के अंदर बदलाव करते हैं, जैसे अपने हेयर रिमूव करते हैं, उसके बाद वो उस तरह के उनके शरीर पे चिन्ह मिले, बायोलॉजिकल साइंस मिले, उनके पास से जो घड़ी, जो कोई और सामान मिला, मोबाइल सेट मिले, टाइप ऑफ वेपन मिले, और जिस एम्बेसडर कार को के विंड स्क्रीन पे एक फोर्स्ड MHA का पास उस पर चिपकाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ एक बड़े वेल प्लानिंग की तरफ इशारा कर रही थी। और उस समय कोई ऐसे किसी भी आतंकवादी का कद इतना ऊंचा नहीं हुआ था कि वो इतना ऑडेसियस अटैक कर दे। तो मोबाइल कॉल ने हिंट किया सैटेलाइट फ़ोन नंबर पे। सैटेलाइट फ़ोन नंबर हमेशा बड़े टॉप ऑपरेशनल लीडर के पास ही हुआ करते थे, जो कि लोकल ट्रेंड मिलिटेंट या जो हल्का कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर लेवल के टेररिस्ट के पास ऐसे सेट नहीं होते हैं। तो उस मोबाइल फ़ोन की जो सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी ने जांच पड़ताल की, तो उनको जो नाम उभर के आया वो नाम गाज़ी बाबा का था, क्योंकि वो सैटेलाइट फ़ोन से वो कम्युनिकेट करता था। और सैटेलाइट फ़ोन का फ़ायदा ये था कि वो जंगल, पहाड़, नदी, नाले, कश्मीर के मुश्किल इलाके से भी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता था, क्योंकि सारे कॉल वो सैटेलाइट के थ्रू होते थे। और उसका ख़र्चा भी बहुत आता है, तो जिस लेवल का कमांडर है उस लेवल का ISI के प्रोटोकॉल में भी उसके पास वही फ़ोन बनता है। तो जब उसका नाम आया और लोकल जो कॉलर थे उनको पास दिल्ली पुलिस ने, CBI ने रेड डाली, उनको पिक किया। और लोकल कॉलर्स को जब पिक किया, जिसमें करीब 4-5 लोग पिक किए गए, और ये उनको पिक करने के बाद इनका जो हाइड आउट था, ये हाइड आउट पटेल चेस नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक प्राइवेट घर के अंदर उन्होंने कमरा ले रखा था। कमरे में रेड पड़ी तो वहाँ पर वो चीज़ें जब्त हुई। उसके बाद एक इसमें OGW था जो अफजल, वो आज़ादपुर से गिरफ्तार हुआ। फिर इसमें बात इन्वेस्टिगेशन में आई कि गाज़ी बाबा के लिए 10 लाख रुपए और एक लैपटॉप, जिस लैपटॉप पे पूरी प्लानिंग बनी थी, उसको हाल ही में अमुक फला ट्रक के ज़रिए उसको कश्मीर भेजा गया है। उस सूचना वहाँ शेयर हुई और वहाँ IB ने उसको पारिमपुर सब्जी मंडी से उसको जब्त किया। तो ये पूरी कड़ी गाज़ी बाबा के तरफ, और पूरा ट्रायल चला। और SN धिंगड़ा, जस्टिस SN धिंगड़ा पोटा स्पेशल कोर्ट में एक केस मुकदमा चला, बड़ा फास्ट ट्रायल हुआ। और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे गाज़ी बाबा वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड तारिक भाई 2 पाकिस्तानीज़। लेकिन तब तक गाज़ी बाबा को दिल्ली पुलिस या आर्मी या हमारे हलके में भी कभी किसी ने देखा नहीं था। उसकी तस्वीर, वो कैसा दिखता है, क्या डील डॉल है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी और वो इन्फॉर्मेशन सही थी। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की कड़ी आगे बढ़ी। सर, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि गाज़ी बाबा को किसी ने देखा नहीं था, दिल्ली पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कुछ सुराग मिले कि जब ये हमला हो रहा था, क्या गाज़ी बाबा दिल्ली में मौजूद था या वो कश्मीर से इस पूरे अटैक को प्लान कर रहा था? अटैक के समय वो कश्मीर में था। अच्छा। सारी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। टारगेट सिलेक्शन, टारगेट का डे टाइम, कैसे आप उसको यूज़ करोगे, पार्लियामेंट पर अटैक करने का तरीका क्या होगा, टाइम क्या मुमकिन होना चाहिए, ये सब चीज़ प्री डिसाइडेड थी। और इसमें टोटल उसी का रोल था, क्योंकि वो इस ऑपरेशन का भी चीफ था। तो उसके लिए उसका फिजिकली दिल्ली में रहना ज़रूरी नहीं था। ये लोकल कॉल जो सुसाइडर ग्रुप था 5 का, उसमें जो एक चीफ था उसका था, और वो सैटेलाइट फ़ोन पे कम्युनिकेट तो कर ही रहा था। सर, मल्टी एजेंसी मैनहंट था ये, तमाम एजेंसियां देश की लगी हुई थी, चाहे वो IB हो, चाहे वो BSF हो, चाहे वो JNK पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला सर कि अब हम यहाँ से इसको वी कैन नैब हिम, वो कब मिला? और देखिए, छोटे मोटे इंडिकेशन तो पहले से मिल रहे थे। ये घटना तो 13 दिसंबर 2001 की है, और संयोग से 2000 में ही मैं कश्मीर जा चुका था। कश्मीर में ये मेरा सेकेंड टेन्योर था। उससे पहले 94 से 97 तक मैं साउथ कश्मीर में था। तो एक तो बात है, कश्मीर नया नहीं था मेरे लिए। दूसरा क्या था कि
मैं अर्बन एरिया में श्रीनगर सिटी में गया। श्रीनगर सिटी में गया तो लकी इसलिए भी बहुत अच्छा रहा मैं कि उसकी बड़ी मोस्ट एक्टिव ऑपरेशनल बटालियन में मेरी पोस्टिंग हुई और वो मेरी पेरेंट बटालियन थी। जब मैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट अपॉइंट हुआ था तब भी मैं उसी नौकरी में उसी बटालियन में मैंने 4-4.5 साल काम किया था। अभी मैं आज CGO से आ रहा हूँ तो एक सब इंस्पेक्टर मुझे पहचान लिया उस टाइम का, सन 88 का, कि सर मैं थोड़ा रुका, मुझे लगा आप ही हैं। मैं उसको गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने साल बाद वो मुझे पहचाना। अब थोड़ा उसका डील डॉल चेंज हो गया जैसे मेरा चेंज हो गया। तो उस बटालियन को जब ज्वाइन किया तो हमको डाउनटाउन श्रीनगर के हार्ट में पोस्ट किया गया। जैसे कि आप किसी भी शहर का हृदय नाम लीजिए तो वो श्रीनगर की सिटी का जो हृदय था, हृदय किस मामले में था? वो हृदय तो था लेकिन बड़ा हृदयहीन था वो। यानी जितने बवाल थे कश्मीर के, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पत्थरबाजी, डाउनटाउन एक्चुअल पत्थरबाजी फर्स्ट हैंड मैंने नौहट्टा डाउनटाउन श्रीनगर में ही झेला। और वो पत्थर छोटे मोटे नहीं, ऐसे पत्थर कि जिसको अच्छी खासी माप बड़े साइज का पत्थर उठा के लाके आपके जिप्सी के विंडशील्ड पे पटक रही है, ऐसा पत्थर भी झेले हमने। मतलब अगर विंडशील्ड टूटे तो आप कांच से इंजर्ड हुई है, बाहर निकलिए तो पब्लिक मार देगी। ये आलम था डाउनटाउन श्रीनगर का। ये परिस्थिति मैंने झेली है। सर, ये परिस्थिति जो आप बयान कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी चैलेंजेस जो थे वो BSF या तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने थे, और उनमें से एक ये था कि ये गाजी बाबा जो है, ये राणा, ये मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था जी। तो इसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू ट्रैक करना वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। प्लस इसका लोकल नेक्सस मैंने सुना काफ़ी बड़ा था जी। तो उसको तोड़ना कितना मुश्किल था? पहली बात तो मोबाइल फ़ोन कश्मीर में बहुत बाद में आया। इवन मेन लैंड में जब मोबाइल फ़ोन आया तो कश्मीर में उससे कुछ साल बाद आया। और वो मोबाइल फ़ोन भी जब आया तो उसके बड़े अपने रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपका पोस्ट पेड होना चाहिए, इसके पूरी कैफ, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, सारी तहकीकात, वो एक इशू था। तो उसमें पेजर आया था शुरू के दिनों में। पेजर उसके लिए बहुत यूटिलिटी की चीज़ नहीं थी। उसकी यूटिलिटी की चीज़ थी सेटेलाइट फ़ोन, और उसकी यूटिलिटी की चीज़ था वायरलेस सेट। बाकी बहुत ज़्यादा काम वो फुट सोल्जर से करता था। उसकी मॉडस ऑपरेंडी कहीं न कहीं ओसामा बिन लादेन से मिलती थी। ओसामा बिन लादेन को भी अगर आप देखिए तो अफ़गानिस्तान से भागने के बाद पाकिस्तान के अंदर जब वो पनाह लिया तो वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता था, और उसके सारे कम्युनिकेशन फुट सोल्जर होते थे, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही उसने काम किया। इसीलिए बहुत समय तक वो ट्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर रहा था। तो टेक्नोलॉजी इज ए बून, टेक्नोलॉजी इज ए बेन, इट्स ए बोथ वे, डबल एजेड वेपन है। टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेररिस्ट बहुत उछल के खुश होके उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी उनको मिलता है। काउंटर टेक्नोलॉजी जब हम काम करते हैं तो हम भी कुछ दिन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम उसके बेस पे बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। लेकिन एक फेज़ आता है कि वो टेक्नोलॉजी सैचुरेट हो जाती है, तो जो आउटस्मार्ट करता है वही विन करता है लड़ाई। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही वॉज रिलाइंग ऑन ह्यूमन असेट्स। दिल्ली शहर के अंदर भी उन्होंने देखिए जो प्लानिंग करी, उसने ह्यूमन असेट का एक OGW का जाल बनाया था, और उसके साउथ कश्मीर, जकूरा, गंदरबल, लाम एरिया, अनंतनाग एरिया, त्राल एरिया, इस पूरे एरिया में जो उसका एक ह्यूमन नेटवर्क था वो उसका बहुत ही तगड़ा नेटवर्क था। सर, एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूँगा। OGW का मतलब ऑन ग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर, हाँ, ओवरग्राउंड वर्कर, OGW, यानी जो टेक्निकली वेपन नहीं उठा रहे हैं, किसी टेरर इनकाउंटर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बट अदर देन दैट सारा काम वो कर रहे हैं। और ऐसे भी कुछ OGW हैं जो काम तो ये करते रहे, एक दिन आया कि उन्होंने वेपन भी उठा लिया, ऐसा भी हुआ। क्या इसका कोई उदाहरण सर? उसका उदाहरण आपका नूर तराइली है, जो इसी का डिप्टी चीफ था, जो बाद में पकड़ा तांत्रे, जो कि बाद में हाँ मारा गया, वो जो कि एक्टिव ग्रुप के साथ चलने लगा। उसको लगा कि अब आई एम लूजिंग द टाइम, मुझे जो कंट्रीब्यूट करने का टाइम है एक ऑप्टिमम आ गया, और एक मोटिवेट हो गया, रेडिकलाइज हो गया। वो सोचा नहीं, ये दीन के रास्ते पर चल के अब फना हो जाना हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है, तो उसमें शामिल हो गया। सर, जिस ह्यूमन एसेट की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस पर रिलाई किया, क्या यही बाद में इनकी कमजोरी भी पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे करके इसके एक एक जो ह्यूमन एसेट्स हैं वो
पुलिस के या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के गिरफ्त में आते गए, जो थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ वहाँ से पुलिस ने जुटाई। और मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ रहा था मुझे यही मालूम चला कि इनका कोई डेप्यूटी चीफ था जो गिरफ्तार हुआ था और जिसने कुछ जानकारियाँ इसके बारे में दी थी। उसके बारे में जरा बताइए सर। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई भी सिस्टम, चाहे वो ह्यूमन इंट हो चाहे टेक इंट हो, ये कोई फुल प्रूफ नहीं होता। और ऐसा दोनों ही सिस्टम में किसी की कंप्लीट गारंटी नहीं है कि ये सिस्टम ही हमेशा चलेगा। ह्यूमन इंट की बात बताते हैं। ह्यूमन इंट सक्सेसफुल हो रहा है। एक वक्त आ सकता है कि ह्यूमन इंट का भी कवर हट जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस पे आप जाते हैं। तो गाजी बाबा की आइडेंटिटी और वो क्या शख्स है, ये तो पार्लियामेंट अटैक के बाद पता लगा। उससे पहले बहुत मुकम्मल नहीं पता लगा, क्योंकि उससे करीब 70-72 दिन पहले ही जे.एन.के असेंबली अटैक भी हुआ था 1 अक्टूबर 2001 को। उसमें भी उसका हाथ था, उसी का, जैश का ही था। जैश वो अटैक लकीली या अनलकीली हमने हैंडल किया है ऑन हैंड, जे.एन.के असेंबली अटैक। उस पूरे ऑपरेशन में हम भी थे। तो उसकी किलिंग्स, डेथ, पूरे मॉड्यूल को मारना, वो पूरा बीएसएफ का ऑपरेशन था, जेके पुलिस और बीएसएफ का। क्योंकि आपको पता है श्रीनगर सिटी बीएसएफ के पास थी। श्रीनगर सिटी कंप्लीट बेबी ऑफ बीएसएफ फॉर द इंटायर काउंटर इंसर्जेंसी पीरियड। तो इसके आइडेंटिटी से पहला पर्दा तो ये उठा। सेकंड जब हुआ, पकड़ा कैसे गया? पकड़े जाने में भी ये बहुत स्मार्ट था। एक बार हमने जुलाई 2002 में एक क्लू मिला और लोकल पुलिस के साथ इसको ऑपरेट करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उसमें इन्फार्मर ने पैर पीछे खींच लिया। ह्यूमन इंट पे था वो, जो कि इसको खाना पहुंचाता था गंदरबल एरिया में। उसका कॉन्फिडेंस हिल गया या हमको कुछ डाउट हो गया, तो हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन जब 2003 में ये मारा गया, तो निश्चित रूप से ह्यूमन इंट ही हमको ले गया। और इट वॉज नॉट प्योरली ह्यूमन इंट, देयर वॉज अ कन्फर्मेटरी एंड क्लू रिलेटेड टू टेक इंट आल्सो टू इंडिकेट कि ये गाजी बाबा ही होगा। तो देखा जाए कि ह्यूमन इंट और टेक इंट दोनों एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और दोनों बड़े आवश्यक हैं। सर, ये डेप्यूटी कमांडर कौन था इनका जो पकड़ा गया था जिसने? अंसार भाई था, फैसलाबाद का, वेरी यंग बॉय। ही वाज ऑफ जिस पाकिस्तान। दिन प्राइम मिनिस्टर महोदय कश्मीर से रिटर्न हो रहे थे 29 अगस्त 2003 को, और उनके रिटर्न के दिन जिसको सुसाइड अटैक कश्मीर श्रीनगर सिटी के अंदर करना था, उसको हमने जिंदा पकड़ लिया। अंसार भाई इसका डिप्टी चीफ था। जब आप इस ह्यूमन इंट और टेक इंट को लेकर के ऑपरेशनल एरिया में घुसते हैं, तो उसमें लक भी बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करती है। बहुत सारे आपने वॉरियर्स को देखा होगा, बड़े लीडर्स को देखा होगा कि मुकद्दर के एक टुकड़े ने अगर उस दिन साथ नहीं दिया तो उस दिन बात नहीं बनी। यही हुआ इसमें। तो प्रधानमंत्री महोदय जिस दिन वापस आए श्रीनगर से, हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, 29 अगस्त 2003, तो जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा का ये मिशन था कि ये जिस दिन लैंड किए हैं 27 अगस्त को, उस दिन तो हमने सुसाइड अटैक कर ही दिया। एक ऑलरेडी 27 को एक सुसाइड अटैक हो चुका था लाल चौक में, हो चुका था। हाँ, एक सुसाइड अटैक। प्रधानमंत्री उस दिन कश्मीर आने वाले हैं? नहीं, उस दिन कश्मीर में ही थे। वो जस्ट क्रॉस हुए गुपकार रोड से और इधर लाल चौक में अटैक हो गया। अच्छा। यानी वह इनकाउंटर पूरी रात माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओवरनाइट प्रवास के दौरान चलता रहा और गोलियों की आवाज़ उनके कान तक पहुंचती रही। सर, ये कितना बड़ा रिस्क था? रिस्क, अगर रिस्क के नज़रिए से देखें तो रिस्क हो सकता है, लेकिन आप उसको सफलता के नज़रिए से देखिए ना, कि चाक चौबंद व्यवस्था, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्रधानमंत्री के काफिले पर एयरपोर्ट से लेके और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट तक एक परिंदा पर नहीं मार सका। तो अगर हमारी तैयारी इतनी तगड़ी ना होती तो जैश ए मोहम्मद का एक आर्डर उनके कन्वाय में भी अटैक कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया ना। तो हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया। दौराने ऑब्जेक्टिव अगर कोई किसी अन्य जगह पर कहीं कोई अटैक हो गया तो वो संभव है, और वो इसलिए हुआ कि जैश ए मोहम्मद को भी पता था कि जो वीआईपी है उसके मूवमेंट में हम अटैक कर पाना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन उसको भी अपनी प्रेजेंस शो करनी थी, इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट होना था। देखिए,
अगर तो वीआईपी मूवमेंट में वीआईपी उसका विक्टिम बना तब तो वो बड़ी ही खतरनाक बात है। खतरनाक बात। लेकिन उसके प्रेजेंस या उसके विजिट के दिन कोई और भी अटैक हो गया तो मीडिया कवरेज तो मिल ही जाता है। उसमें जैश ए मोहम्मद कामयाब हुआ और अगले दिन जब प्रधानमंत्री महोदय वापस आए तो उन्होंने एक दूसरा सुसाइड मिशन रेडी रखा था जो कि बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान का अंसार भाई को हेड करना था। डिप्टी अंसार भाई फुली प्रिपेयर्ड, यस फुली प्रिपेयर्ड, ये निकला ही था अपने घर से। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको प्रिपरेशन, हमारी प्रिपरेशन इतनी आला दर्जे की थी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सिटी के डाउनटाउन की अगर आप बनावट देखें, अगर आप उन गलियों को गूगल मैप पे देख लें तो आप यह दिमाग आपका ठनक जाएगा कि भाई इन गलियों में इतनी घनी आबादी में हज़ारों लेन बाय लेन के अंदर आपने ये चीज़ कैसे इंश्योर की कि किसी गली से कोई आतंकवादी ना निकल सके। तो हमने उसको ऐसी तैयारी की कि जितनी गलियां हैं हम सारी गलियों को कवर करेंगे। अब इतनी गलियां कैसे कवर करेंगे आप? रिसोर्स को तो आपके पास इतना है, तो हमने रिसोर्स में गलियों को कवर करने के लिए नंबर ऑफ ट्रूप्स को छोटा कर दिया और चप्पे चप्पे पर हम डिप्लॉयड हो गए कि कहीं से निकलेगा तो मारेंगे। अब ये तो हमारी हुई प्रिपरेशन। अब भाग्य, कोई तो गली ऐसी भी होगी ना जो छूट गई होगी, तो अंसार भाई उस छूटी हुई गली से चला जाता तो हमारे आंख से बच जाता। यहाँ भाग्य हमारा काम किया कि हमारे ही ट्रुप से आकर के वो कोलाइड किया और जिस गली से निकला उसमें हमारी पेट्रोल खड़ी थी, तो पेट्रोलिंग पार्टी ने उसको चेज करके पकड़ लिया। वो अपने को डेटोनेट भी नहीं कर पाया, अपने को एक्टिवेट भी नहीं कर पाया, क्योंकि टेररिज्म में भी सुसाइडर मिशन के भी सबकी मानसिक स्थिति साइकोलॉजी एक जैसी नहीं होती है। कोई पैनिक कर जाएगा, जैसे डॉक्टर नबी का आपने लाल किला वाला देखा था, तो इन्होंने ओवर पावर कर लिया। ओवर पावर करने के बाद तो मतलब आपके गिरफ्त में आ गया ना बंदा। वहाँ से शुरू होती है गाजी बाबा के काउंटडाउन शुरू, ताबूत में अंतिम नील ठोकने की कहानी। सर अब उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले डिप्टी चीफ की बात करते हैं। इंटेल आप लोगों को कब मिला था कि ऐसे फिदाइन हमले प्लान किए जा रहे हैं जैश की तरफ से? जैश ऐसे फिदाइन हमले ऑलरेडी शुरू कर चुका था 2000 से ही, और उसने पहला हमला 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट श्रीनगर में ब्रिटिश बार कश्मीरी नेशनल बिलाल ने उसको एग्जीक्यूट किया था शायद अप्रैल 2000 में, और जैश जनवरी 2000 में बनी थी। IC 814 को रिलीज़ करने के बाद 1 जनवरी 2000, जैश बनी 21 जनवरी 2000 को। ये अटैक हुआ अप्रैल 2000 में। फिर तो सुसाइड अटैक का श्रीनगर में सिलसिला ही शुरू हो गया। इससे पहले एक और अटैक हुआ था, वो बांडीपुर BSF सेक्टर हेडक्वार्टर DIG चक्रवर्ती उसमें शहीद हुए थे। एक डिप्टी कमांडेंट शहीद हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था। यानी आतंकवाद की हिस्ट्री में BSF का एक DIG भी शहीद हुआ है। DIG रैंक में कैंपस अटैक हुआ था। तो ये BB कैंट पे अटैक हुआ, और सन 2000 में फिर छनपुरा 176 बटालियन BSF पे अटैक हुआ। शेरगढ़ी SOG जैन के पुलिस पे अटैक हुआ। इंटीरियर में तो अटैक चल ही रहे थे, और इन सारे हमलों के पीछे जैश, क्योंकि जैश एक मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बाद बहावलपुर की सड़कों पर एलानिया जंग में बनी हुई इस तंजीम, जिसको कि मौलाना मसूद अजहर एज ए हीरो कर रहा था, क्योंकि ओवरनाइट वो हीरो बन गया था। कंधार के टारमैक पर हुक्मरान उसको भारतीय शैयारे में छोड़ के आए थे। आपके एयरक्राफ्ट का उसने अपहरण किया, जिसमें 150-60 से ज़्यादा पैसेंजर थे। तो जब वो पाकिस्तान में पहुंचा तो दावते ओसामा बिन लादेन खा के आ चुका था। 31 दिसंबर की रात को कंधार के इंटीरियर में ओसामा बिन लादेन ने उसको डिनर दिया, इस बात की खुशी में कि तुम इतना बड़ा काम करके आए हो। उसके बाद क्वेटा के रास्ते वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गाड़ियाँ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। आप फ़र्ज करिए आज की तारीख में पाकिस्तानी कोई इंडियन जेल से इस शानो शौकत के साथ अगर रिलीज़ हो तो उसका पाकिस्तान में कितना स्वागत होगा। बिल्कुल, और वो भी जब आप पूरे सिस्टम को घुटनों पर लाकर जेल से लिया हुआ है। और उसके बाद उसने ऐलान किया नए जैश ए मोहम्मद
तंजीम का। तो जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी सक्सेस स्टोरी से बाहर आने के बाद कोई तंजीम खड़ा करता है तो वो उसकी लेटेस्ट तंजीम हो जाती है। नाम, ब्रांड, जैसे मार्केट में एक नया माल आया है, इसका ये ब्रांड है, और कद भी बढ़ जाता है। कद भी बढ़ जाता है। और वो जो उसने सिलसिला शुरू किया वो चलता रहा, और बावजूद इसके भी सरकार ने रमज़ान 2000 में सीज़ फायर का ऐलान किया कि हम 1 महीना सीज़ फायर करते हैं, हम इस दौरान कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन रिएक्टिव उस 1 महीना के दौरान भी जैश ने अटैक किया, और वह अटैक हमारे कैंपस के खिलाफ हुआ, बीएसएफ के खिलाफ। बीएसएफ 63 बटालियन डलगेट, जिसमें मैं खुद था। मैं बाहर कोर्टयार्ड बैडमिंटन कोर्ट में खड़ा था, AK-47 राइफल बैडमिंटन पोल के साथ मैंने टिका रखी थी, पाउच टिका रखा था। हमारे कमांडेंट मिस्टर छत्रत तर 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 कैंपस में फायर, 20 मीटर, एक तार की पतली लाइन, नो बाउंड्री वाल, कुछ भी नहीं। वो दिन थे कि हम जहाँ रहते थे उसकी बाउंड्री वाल भी नहीं होती थी। सोचिए आप ऐसे हालत में 360 डिग्री से सुसाइड अटैक का खतरा हो, आपकी बाउंड्री वाल ना हो। सर कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग ये था कि इसने उस चैलेंज को डील करने की बड़ी ताकत दी। जवान संतरी इतने अलर्ट थे, और मैं आपको बताऊं एक भी सुसाइड अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ बीएसएफ के खिलाफ, छनपुरा 176 बटालियन को छोड़ के। उसमें भी हमारी ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप अलर्ट भी उतने ही होते हैं। बाद में हमें याद है कि बाद में उस पर बाउंड्री वाल, बाद में उस पर हम लोगों ने तार कांटा लगवाया, तार कांटे की लाइन थोड़ी सी ऊंची की, उसके कई लाइन लगवाई कि भाई थोड़ा तो डिले होगा। बाउंड्री वाल उसकी अब जाके बनी है सीआरपी को, जो हम लोगों ने हैंड ओवर किया है। तो वो सिचुएशन थी कि गाड़ियाँ बारूद से भरी हुई आपके बंकर और लिविंग रिहायश के ऊपर से अगर चली जाएं तो कोई रोकने वाला नहीं था। यानी आप उस हालात में तब काम किए जब प्रोटेक्शन और लाइफ सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था। जो था आपका वहाँ अड़े रहने काम करने का जिगर था, हिम्मत थी, फाइटिंग इंस्टिंक्ट था, ट्रेनिंग आला दर्जे की थी, लड़ने की क्षमता थी। मैं खुद नौहट्टा में मेरा पूरा रिहायश फर्स्ट फ्लोर उड़ा दिया था जैश ने, 80 किलो का बम लगा के गैस सिलेंडर के ऊपर। मेरा पूरा वो फर्स्ट फ्लोर पे मैं जो रहता था काउसा बिल्डिंग में पूरा पार्टी उड़ गया था। इंडियन पैटर्न का वॉशरूम था, उसका पार्ट उड़ कर बांदान चौक पे चला गया, कपड़े जल गए, और वो CGIC ठोक करके उस सीढ़ी को बंद करना पड़ा हमें। और सर आप सब वहाँ पे मैं उसी समय आया था हेडक्वार्टर में ईद मुबारक देने अपने वो होटल मालिक को, हम लोगों ने, जहाँ हमारा टेक हेडक्वार्टर था। तो ईद के सेलिब्रेशन ने आपको उस दिन बचा लिया? मैं आया कि मैं चलता हूँ। तो इस तरह के अटैक तब होते थे। और ये भी देखिए, कांड हो गया तो हम हटे नहीं, वापस आया तो मेरे रहने की तो जगह ही नहीं। अब जवान के बैरिक में तो जवान ऑर्डर लगेगा बेचारे, वो भी, उनको भी अनकंफर्टेबल हमारे लिए है। मैं सफिशिएंटली सीनियर हो चुका था, मेरी नौकरी 14 साल हो गई थी। तो क्या किया कि बिल्डिंग के बाहर किसी गोल चौराहे पर जब हम मुड़ते हैं ना, तो मुड़ते समय कोई 2-3 मीटर एक्स्ट्रा जगह होती है, उसी में हमने सैंडबैग का एक बंकर बना दिया, CGIC ठोकी, बिस्तरा लगा लिया, उसी में रहे हम। सर अब लौट कर आते हैं गाजी बाबा पे। ये कांधार हाईजैक के पहले ये कश्मीर में आ चुका था और ये एक्टिव था वहाँ पे। ये ग्राउंड वर्क 94-95 में आ गया था। पहला जो एक मामला इसके खिलाफ आता है वो था किडनैपिंग ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन पहलगाम 1995 में। उसके बाद ये 94 में भी कोशिश हुई थी, 95 वाली सेकंड कोशिश थी। उसके बाद 2000 में आर्मी हेडक्वार्टर्स पे बॉम्बिंग्स होती हैं श्रीनगर में। उसके बाद 2001 जम्मू कश्मीर में असेंबली में बॉम्बिंग होती है, 1 अक्टूबर 2001 पार्लियामेंट के 13 दिसंबर 2001, 2-3 महीने पहले। ये जब सब कुछ कर रहा था, क्या इसका इंटेल हमारे किसी भी एजेंसी के पास नहीं मिल पा रहा था सर? देखिए, ये चीज़ उस समय कश्मीर जैसे जो 2090 से 2000 का दशक रहा है, 1990 से 2000 का दशक, उस दौरान टेररिज्म, टेररिस्ट आउटफिट्स, फॉरेन टेररिस्ट फाइटर, पाकिस्तानी, सुडानी, अफगानी, ये भी इवॉल्व कर रहे थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे थे। हल्का प्लाटून, सेक्शन, कंपनी कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर और लोकल टेरर आउटफिट से ये अपना समन्वय स्थापित कर रहे थे। और लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी थे जिसको इन्होंने ट्रेन किया था। एक तरफ ये इवॉल्व हो रहे थे, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज अपने डिप्लॉयमेंट और अपने ऑपरेशनल
सिस्टम को भी इवॉल्व कर रही थी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि उस आतंकवाद को लड़ने और उस आतंकवाद को डील करने का कोई प्रोटोकॉल या कोई उसकी स्टैंडर्ड रेड बुक नहीं थी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग, यही फिलॉसफी था। कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं था, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। उस समय इंटेलिजेंस के नाम पे ह्यूमन इंट के अलावा कोई टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं था। वायरलेस सेट इन्हीं से जब्त किए हुए, चार्जर से फिट करके और उसको लिसनिंग कॉल पे लगा करके हम इनके बकवासनामा सुनते रहते थे। उस बातों में कोई चीज़ स्लिप कर गई, कोड पता लग गया, हायरार्की पता लग गई, आवाज़ से हमें आइडिया लग गया, तो वो कुछ कुछ हम लोग डिकोड करते रहते थे। दीज फोर्सेज वर्कड रिमार्केबली ऑन द ग्राउंड विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल गजेट फॉर 15 ईयर्स। मोबाइल फ़ोन तो बहुत बाद में आया है, रादर कश्मीर में जब मोबाइल फ़ोन पहुंचा है तो उस दशक और उस शताब्दी का आतंकवाद डाई डाउन हो चुका था। ये तो दोबारा शुरू हुआ है 9 और 10 के बाद से। सर एक सवाल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, गाजी बाबा के एनकाउंटर से पहले क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसके हुलिया की जानकारी थी? क्या पता चल चुका था कि गाजी बाबा ऐसा दिखता? क्योंकि तब तक वो सिर्फ एक नाम था, वो उसकी पहचान कुछ नहीं थी, तब तक पता लग गया था। ये ज़्यादा मालूमात इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास थी, दिल्ली पुलिस के पास थी, क्योंकि ये केस दिल्ली पुलिस का था। दिल्ली पुलिस का था और आईबी तो इंटरनल सिक्योरिटी की लीड एजेंसी है, तो उनको पता ही था। लेकिन इस तरह के जो एक तरह से पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, और ख़ास करके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उनकी तस्वीर जारी होती है, वो दिखते कैसे हैं। तो जो अफजल गुरु का इंट्रोगेशन हुआ था, जिन लोगों ने गाजी बाबा, उसमें वही एक आदमी था जिसने देखा था, क्योंकि पांचों बाकी सुसाइडर तो मारे गए थे। उसके बयान से उसकी कद काठी, यहाँ पर एक कट है, एक मोल है, 5 फीट 7 इंच का है, थोड़ा हल्का सा सांवला है, ये सब उसके बयान पे बनाई हुई एक कंप्यूटर स्केच था। वो कंप्यूटर स्केच मैंने भी देखा था, बट वो कंप्यूटर स्केच उसके असल से बिल्कुल अलग था। और वो तो एक ऐसा टेररिस्ट था कि जिसका एक कंप्लीट ट्रंक भर करके रूप बदलने और भेष बदलने के सामान की जब्ती हुई थी। उसके हाइड आउट से मारने के बाद डिस्गाइज कर लेता था, अपने आप को चेंज कर लेता था। तो इस तरह से उसको थोड़ा पकड़ना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उसका कुछ कुछ आइडिया था इंटेलिजेंसी पे। सर आपके इस आंसर से आपने मेरे 2 सवालों को टच किया है। पहला मैं आता हूँ अफजल गुरु पे। अफजल गुरु की मैं बात करने ही वाला था। आपने बताया कि ही वॉज द ओनली वन जिसने गाजी को देखा था। यस। लोग ये भी थ्योरी कहते हैं, मैं गाजी के एनकाउंटर से आगे बढ़ूँ उसके पहले ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि अफजल गुरु निर्दोष था, उसकी जुडिशियल किलिंग की गई है, उसका ही वॉज इनोसेंट, ही हैड नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट अटैक, इवन दो उसके कई ऐसे वीडियोज हैं, इंटरव्यूज हैं जिसमें उसका कबूलनामा है कि आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द टेररिस्ट एंड आई हैव प्रोवाइडेड देम द ग्राउंड वर्क एंड इंटेल। देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट अटैक केस का जो इन्वेस्टिगेशन था वो बड़ा लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन था। ये चीज़ों को कहने और समझने का एक पर्सपेक्टिव है। आप बताइए कोई ब्रांडेड से ब्रांडेड टेररिस्ट रहा हो। अभी आशिया अंद्रावी को कन्विक्शन हुआ 4 दिन पहले, दुख्तरान मिल्लत की जो चीफ है, उसके कन्विक्शन के लिए भी कहने के लिए लोग खड़े हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं था, तो बड़ा अन्याय हुआ है। तो अफजल गुरु निर्दोष था, इन्वॉल्व नहीं था और उसका कन्विक्शन ऐसे ही हो गया, ये बड़ी बेबुनियाद बातें हैं। यह एक धारणा, फिलॉसफी और एक आइडियोलॉजी से जो लोग ग्रसित हैं वो ये बात कहते हैं कि तेरे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस पर भी आने वाला सच्चाई नहीं है। एज एन ऑफिसर जिसने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसके पास है, उसके बाद जब आप देखते हैं कि दिल्ली में प्रिविलेज परिवारों से आने वाले कुछ लोग देश की कई प्रतिष्ठित संस्थानों में खड़े होकर स्लोगन लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये उन तमाम शहादतों का अपमान है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है? ये बहुत बड़ा शौक है। उससे पहले तक तो हमको ये नहीं पता था कि इस देश में कोई बुद्धिजीवी युवा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन मुद्दों पर ऐसे भावना भी रखता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यानी स्टेट, सरकार, अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करके, प्रॉपर कोर्ट में ट्रायल करके उसका एग्जीक्यूशन हुआ, उस पूरे प्रोसेस को करने वालों को कातिल बताना और संसद पे अटैक करने वाले पाकिस्तानी मेन एक्यूज्ड का मेन सपोर्टर उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल अफजल गुरु को निर्दोष बताना, ये
ये इस बात का खुद आंसर है कि हु दे आर एंड व्हाट इज देयर डिज़ाइन। वापस अब गाजीबा पे आते हैं। आपने कहा कि उसके हाइड आउट से कई ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे वो डिस्गाइज करता था, अपना रूप बदलता था। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था मुझे मालूम चला कि वो बड़ा शातिर था। वो एक ठिकाने पे नहीं रहता था, वो लगातार ठिकाने बदलता था। बिल्कुल सही है। वो फिर उसका लोकल नेक्सस नेटवर्क बहुत मजबूत था। वो रूप बदलता था बार बार, वो डिस्गाइज में घूमता था। ऐसे में उसको पकड़ना बीएसएफ के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके पास जब कोई लीड नहीं था तो दे यूज्ड टू ट्राई कि कहाँ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ रात को खाना पहुँच रहा है, किस इलाके में ये चीज़ें हो रही हैं, और धीरे धीरे चीज़ों को ट्रैक डाउन करके एक इलाके में लाया गया जिसका नाम था सफ़ा कदल, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर। तो ये पूरी कहानी बताइए कि कैसे बीएसएफ गाजी तक पहुँची। देखिए, वो कश्मीर के जिस इलाके में वो रहता था बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है। हाई माउंटेन, जंगल्स, अप्स एंड डाउन्स, चढ़ाई, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप साउथ कश्मीर, पीर पंजाल की वो पूरा रेंज ही बहुत डिफ़िकल्ट है। वो गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था ऑलरेडी अफगानिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट। 10 सालों अफगानिस्तान में लड़ा हुआ था रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट। उसकी आईएसआई की ट्रेनिंग थी, उसको सारे वेपन, गाड़ी, ड्राइविंग सब कुछ पता था। वो इंडिया में इस पूरे तंजीम को चलाने के लिए आया था और मरने के लिए आया था। तो उसके मोटिवेशन लेवल पर तो आप कुछ प्रश्न कर ही नहीं सकते। उतना जैश के लिए उतना मुफीद, उतना इम्पॉर्टेंट कार्डर आज तक जैश मोहम्मद को नहीं मिला है। इवन मौलाना मसूद अजहर भी उतना बहादुर नहीं है जितना कि वो था। अब हुआ ये कि जब ऐसी परिस्थिति में उसको पकड़ना तो एक चुनौती थी, और जितनी चुनौती इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए थी, दिल्ली पुलिस के लिए थी, जेएनके पुलिस के लिए थी, उतनी चुनौती हमारे लिए भी थी। इंडियन आर्मी भी थी उसमें। लेकिन जो सफ़ा कदल एरिया में वो शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट होना तो उसका बाई चॉइस था। वो इसलिए था कि मुझे लगता है कि वो जो पिछले 2 साल से किलिंग्स को डायरेक्ट कर रहा था, जो कि आपको पता है 2000, 2001, 2002, 2003 ये 4 साल कॉप किलिंग का सबसे पीक ईयर रहा है कश्मीर में। साइलेंसर पिस्टल से श्रीनगर सिटी में वो पूरा डायरेक्शन वही देता था। एक बार डिमोरलाइज्ड हो गई थी फोर्सेज, इतने लोग मारे गए। कॉप किलिंग एक मॉडस ऑपरेंडी है साइलेंसर पिस्टल से, यानी अटैक, कोई खुले लड़ाई नहीं हो रही है, चुपचाप बाजार में खड़े सटाया, खोपड़ी में मार दिया, आदमी गिर गया, गिरने के 2-3 मिनट बाद पता लगा रहे तो मर गया। इस टाइप की किलिंग करता था। अब किलिंग करने के साथ वो आया क्यों सफ़ापुरा? मेरा आकलन ये है कि प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित कश्मीर यात्रा थी, यह उसके लिए बहुत बड़े मोह का मुद्दा था। उस समय उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊपर बढ़ गई। वो प्रधानमंत्री का असैसिनेशन चाहता था या उनके विजिट के दौरान कोई इतना हाई प्रोफाइल कांड करना चाहता था जिससे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और ख़राब हों और उसको एक तंजीम में बहुत ऊपर जगह मिले, नाम कमाना। इसी तैयारी के लिए वो श्रीनगर सिटी में आया था। लेकिन वह महत्वाकांक्षा उसको ले बैठी, क्योंकि जब आदमी बड़े बोल्ड एक्शन लेने लगता है तो महत्वाकांक्षाएं उसे नष्ट भी कर देती हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि वो हमारे जद में आ गया, नहीं तो जंगल में ढूंढना थोड़ा टफ था। सर अब मैपिंग की बात करते हैं। बहुत ह्यूमन इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी अपनाई गई, मुखबिरों को, अपने लोकल नेटवर्क को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी ऑपरेट करना शुरू किया। फिर मैं जब मैपिंग पैटर्न को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो जानकारी निकल कर सामने आई, आप लोगों ने फूड सप्लाई रूट्स को मैप किया था, आप लोगों ने नाइट टाइम मूवमेंट्स को मैप किया था, फिर आप लोगों ने अनयूजुअल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर यूसेज कई सस्पेक्टेड घरों में, इसको भी आप लोगों ने मैप किया था। ये कैसे पॉसिबल था सर? ये पॉसिबल है। पॉसिबल यह है कि आपको बड़ी अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। वो ये इसलिए कि कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर आउटफिट या टेरर कार्डर लोकल रिसोर्सेज पे ही पलता है। लोकल रिसोर्सेज के बगैर कोई अपना प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। उसको सर्वाइवल के लिए एक स्टे की जगह चाहिए, एक हाइड आउट चाहिए, शरण चाहिए। वो पब्लिकली में ओपन नहीं घूम सकता, तो उसको फुट सोल्जर चाहिए, उसको खाने के लिए सामान चाहिए, फूड चाहिए, उसको बैटरी चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उसको जाड़े के कपड़े चाहिए, उसको पानी चाहिए। यानी जो एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी सब चाहिए। ये चीज़ कोई न कोई उनके हाइड आउट तक पहुंचाता है, और जो पहुंचाता है वो कोई पाकिस्तान से नहीं आता है, वो सन ऑफ द सॉइल ही होता है, वहीं का कोई न कोई होता है कंड्यूट जो ले जाता है। अब सवाल है कि आप उस पूरे श्रृंखला में, पूरे स्ट्रिंग के अंदर किस वीक पॉइंट को पकड़ते हैं।
कोई एक पॉइंट आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, और वो जो पॉइंट आप एक्सप्लॉइट करते हैं वहीं से शुरू होता है कोर इंटेलिजेंस, जहाँ से आप काम शुरू करते हैं। उसमें हिट भी करते हैं, रन भी करते हैं, फेलियर भी होता है, फिर आप वापस जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक बड़े कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं ना कि पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्रमाइसेस के अंदर आप काम करते हैं, और उसमें सफलता भी मिलती है, कभी सेटबैक भी मिलता है। सर मैंने सुना वो हैंड रिटन नोट्स लिख के अपने मैसेजेस पहुंचाया जो मैंने आपको बोला कि ह्यूमन एंड पे वो ज़्यादा रिलाई करता था, उसका भी यही उसका पार्ट है ये। और वो कोडिंग में मैट्रिक्स का बहुत यूज करता था। मैट्रिक्स होता है कि आपने कोई कोड बना लिया, ए से लेके जेड तक का और 1 से लेके 9 तक का, 0 से लेके 9 तक का 2 ही कोड बना लीजिए आप जो कहना चाहते हैं वो पहले प्रीफिक्स कोड पे चलिए आप, और उसकी एक कॉपी अगले के पास होनी चाहिए, वो डिकोड कर लेगा। अब बीच में पेपर किसी के भी हाथ में पड़ेगा, वो मैसेज डिकोड नहीं कर सकता जब तक उसके हाथ में मैट्रिक्स न पड़ा है। तो मैट्रिक्स इन लोगों का बड़ा पुराना, मैट्रिक्स और हवाला 2 एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं हुई, वो आज भी चल रही है। अब तक तकरीबन कई साल, 1.5 साल बीत चुका था। फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के मोराल कितने डाउन हो रहे थे कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं या हमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा? उस समय तो बहुत डाउन था, और ना पकड़ पाने का बहुत बड़ा वजह ये था कि वो जिस अटैक के लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था, वो अटैक भारत की अस्मिता, भारत के लोकतंत्र के ऊपर अटैक था। और ऑलरेडी हम 1.5 साल पहले एक एम्बेरसमेंट से उभरे थे IC 814 से। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज है, और फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न था जो कॉप किलिंग शुरू हुई थी, यानी खुद तो मारा नहीं जा रहा है और मारे जा रहा है दूसरों को। तो एक तरह से 2 नुकसान हो रहा था। बिल्कुल, एक तरफ उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, दूसरी उस तरह के लगातार और डैमेज कर रहा है हमको, फिदाइन हमले हो रहे थे। तो उसके लिए तो कोई भी कीमत पे करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थे। सर अब आता है ब्रेक थ्रू। 29 को आपने बताया उसका डिप्टी कमांडर पकड़ा गया जैश का। उसके बाद मैंने सुना कोई कारपेंटर या कोई वर्कर था जिसकी मदद से गाजी बाबा के एग्जैक्ट लोकेशन की तफ्तीश की गई थी। इज इट ट्रू सर? हाँ, वो ये हुआ कि जब अंसार भाई पकड़ा गया तो इसका भी एक ठिकाना था। इसके ठिकाने को हमने उसी रात 29 की रात को ही, 28 की रात को ही रेड किया। इसके ठिकाने को मैंने खाली किया हमने, जिसमें कि बहुत सारे वेपन और सामान मिले। उसी दौरान हमने उस मकान मालिक को भी ले आए, हम उसका इंट्रोगेशन किया। तो उसने एक ऐसे कारपेंटर का हमको पता बताया जो कारपेंटर जैश ए मोहम्मद इंक्लूडिंग गाजी बाबा के तमाम अड्डों की वो मरम्मत करता था, बनाता था, नया डिज़ाइन करता था, और खाली उसी को पता होता था। तो फिर क्या था, फिर हमको डिटेल मिल गई। तो उसको कन्विंस करना आसान था, उसने जल्दी आसानी नहीं, वो पूरा डे लगा इंट्रोगेशन में, पूरा दिन। 29 तारीख का पूरा दिन खा गया, वो कुछ नहीं बोला, वो मार खाता रहा, बोल नहीं रहा था। तो उसको हमने फाइनली कन्फ्रंट कराया उन लोगों से जिन्होंने उसके बारे में जानकारी दी थी। तो फिर वो एक्सेप्ट कर गया। एक्सेप्ट करने के बाद तो हमें बस ये जानना था कि वो जगह कौन सी है। उस जगह पे शाम के 6 बजे हमारा रेकी हो गया था 29 के इवनिंग में। हाँ, हमने बोला अभी शाम को ही देख लेते हैं। तो हम लोग एक अनकन्वेंशनल तरीके से सादे कपड़े में सिविल गाड़ियों में जाके हमने टारगेट का घर देख लिया। वह घर जिसमें उसने बोला था कि इसमें एक हाइड आउट है, वो भी इस बात के लिए मुतमईन नहीं था कि इस हाइड आउट में गाजी ही मिलेगा, लेकिन गाजी मिल सकता है। और तो हमने फिर 29 ऐसे में जब कुछ जानकारी ना हो, ये जानकारी अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है कि यहाँ मिल सकता है। और आपको ऑपरेशनल एरिया में जितना क्लू मिल चुका था, ये पर्याप्त क्लू था। उन क्लूज को ना पढ़ पाना या उनके इंडिकेशंस ड्रॉ ना करना तो हमारी कमी थी। एक जैश का डिप्टी चीफ ऑलरेडी आपके कब्जे में है, तो फिर तो आपके पास बहुत कुछ पता हो जाता है ना। तो फिर उसने जो बोला कि ये घर है, घर हमने देख लिया, मतलब बाहर से देख लिया। और 29/30 की रात को 3:30 पौने 4 बजे हमने घर को घेरा, रेड किया, मकान में कन्फाइन किया सबको, पूरा बिल्डिंग। पौने 4 बजे, 3:30 बजे, बड़ा ऑड टाइम होता है, लोग सोए होते हैं। ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड किया, टॉप पे चढ़े, लाइट जलाए तो कमरा खाली था। तो वहाँ भी एक बड़ा डिप्रेशन टाइप आया कि इतनी तैयारी करके हम इस रूम में पहुँचे भी तो कोई नहीं दिख रहा है, और कोई इंडिकेशन भी नहीं दिख रहा था कि मतलब इस कमरे में नहीं है तो कहाँ है, क्योंकि नीचे से हम सर्च करके आ रहे हैं तो नीचे से तो ऊपर तक कहीं मिला नहीं। अब हमको क्या पता था कि ये कारपेंटर ने इसी कमरे की दीवार में एक ऐसा ग्लास फिट कर रखा है
जो एक अलग तरीके से खुलता है और उसके पीछे एक पैरेलल चैम्बर है जिसमें वो बैठा हुआ है। बैठा ही नहीं, क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस अपने दूसरे साथी पाकिस्तानी राशिद भाई के साथ एकदम गन रेडी पोजीशन में AK-47, और वो हमको थ्रू देख रहा था। तो इसका हमको इल्म नहीं था क्योंकि कारपेंटर ने तो खाली हमको हाइड इंडिकेट किया। मुझे लगता है कि CCTV और ग्लास वाला काम वो किसी और से कराया होगा, क्योंकि होता क्या है कि एक गांव का जो कारपेंटर है टेक्नोलॉजी तो फिट नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसने किसी और काम को यूज किया होगा, ऐसे अंदाज़ा हमारा। तो कारपेंटर भी थोड़ा देर चेक किया, थोड़ा रुका, और अभी हम चहलकदमी कमरे में कर ही रहे थे, उसने शीशे पे इशारा किया। उसका इशारा करना, हमारा शीशा तोड़ना 2 सेकंड लगा होगा, बीच में 3 सेकंड, और शीशा तोड़ने के बाद हमारा गोलियों से जो स्वागत हुआ और ग्रेनेड से, वो तो फिर हिस्ट्री थी। और धड़ाधड़ 2 पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, गोली मार रहे हैं। आपकी टीम है, उसमें एक जवान शहीद हो जाता है, कुछ को ग्रेनेड के छर्रे लग जाते हैं, जिनको जगह छोड़नी पड़ती है। अंदर फिर 3 अफसर फंस जाते हैं, ट्रैप होते हैं, फाइट आउट होती है, उसको मारते हैं। दूसरा पाकिस्तानी कूद के भागता है, वो नीचे मारा जाता है। और सब कुछ के बावजूद भी ये नहीं पता होता है कि जो मरा वो है कौन। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि आप खुद इंजर्ड हो गए, तो उस समय आप अपने को लाइफ सेव करने के लिए प्रयास करेंगे। जो मारा गया वो तो मारा ही गया, उसकी आइडेंटिटी अभी नहीं, 4 घंटे बाद पता लग जाएगी। तो इस कंडीशंस में जो भी हुआ वो 2-4-5 मिनट के अंदर हो गया। मुझे भी इंजर्ड हालात में ही रूम छोड़ना पड़ा। तब तक मैं एक को मार चुका था, जो मार चुका था वो कौन है तब तक हमें पता नहीं था। नीचे आए, चल के होशो हवास में थे, पैर पे चल सकते थे, सेंस था, बात कर सकते थे। नीचे जो ग्राउंड में ऑफिसर एक था, उसको ब्रीफ किया कि फायर हो चुका, एक जवान शहीद हो गया, 2 अफसर अंदर फंसे पड़े हैं, एक मारा गया। फिर उसने बोला सर एक नीचे मारा गया है, घर घेर के रखना। अभी इसमें कितने टेररिस्ट हैं इसका हमको कोई इल्म नहीं है। हालांकि असलियत यही हुई कि उसमें 2 ही थे, लेकिन उस समय आप नहीं कह सकते हो 3:45 बजे भोर में कि 2 ही हैं, 1 है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में इवैक्यूएट हुआ, वहाँ बॉडी एग्जामिन हुई, पता चला 7 गोलियाँ लगी हैं। हमको तो खाली इल्म दाहिने हाथ का था, बाकी गोलियों का तो हमें आइडिया लगा नहीं, क्योंकि वो गोलियाँ मुझे उस समय प्रभावित नहीं कर रही थी। जो पैर में लगी वो थ्रू एंड थ्रू निकल गई, चेस्ट पे लगी वो वाइटल पार्ट में घुस नहीं पाई, मेडल से क्रश हो गई और आर्म पिट में फाड़ती हुई निकल गई। तो ब्लड उलड अंदर बह रहा था, लेकिन बॉडी के केस पे असर पड़ा नहीं। पेट में जो घुसी वो अंदर ही रह गई, वो इंटेस्टाइन में हेमरेज शुरू हो गया था। दाहिने हाथ में जो लगा तो ये पता लगा, क्योंकि इससे नर्व और हड्डियाँ सारी उड़ गई, और मैं राइफल उठाने की हालत में नहीं था। तो मैंने वहाँ से बोला नहीं, मुझे 92 हॉस्पिटल में, 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ में ले जाया गया, मेरी सर्जरी हुई। 30 तारीख को आँख खुली जब एनेस्थीसिया से, तो खुद को मैं चारों तरफ से बंधनों में पाया, बंधा हुआ, टाँके लगे, स्टिचेस, यूरिन कैथेटर, ब्लड की लाइन लगी है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ड्रेन पाइप लगी हुई है। मतलब जितने माल असबाब शरीर पे, जितने श्रृंगार की चीज़ें सारी लगी थी। शरीर को एग्जामिन किया तो हाथ बच गया था, हाथ में फिक्सेटर लगा था, कटा नहीं था हाथ। तब मुझे डायरेक्टर जनरल सर ने मुझे कन्वे किया कि कांग्रेचुलेशंस काजी वॉज द हिस्ट्री एंड BSF इज़ प्राउड ऑफ यू। तब मुझे पहली बार पता लगा कि द पर्सन whom I killed, who he was। सर एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक सोल्जर ही, एक सैन्य अधिकारी ही अपने शरीर पे लगे इस जख्म को श्रृंगार शब्द से नवाज सकता है। मैं आपको बताने वाला था, उससे पहले सर ने आपको बता दिया। उस ऑपरेशन के दौरान सर को 7 गोलियां लगी थी, इंक्लूडिंग हाथ, पैर, पेट, चेस्ट। और अगर आप इस फ्रेम में देख पा रहे हो, यहाँ पे वो मेडल रखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है इसी पर कंप्लीट बस्ट लगा था, जो मेडल दैट सेव्ड लाइफ ऑफ NND दुबे। आर्मपिट में पूरा फटा हुआ टांका, क्योंकि इसने ये इतने काम की चीज़ हो सकती है कि डीजी ने, बल्कि जोकिंगली डीजी साहब को एक IG ने बोला जब वो अस्पताल में देखने आए कि सर आई रिकमेंड कि आप ये मेडल सबको दे दीजिए, ये लाइफ भी बचा सकता है, आज पता लगा। तो बड़ा वो लोग मतलब एक लाइटर सेंस में उन्होंने बोला। सर अगर कहेंगे दूसरे को तो फिल्म ही लगेगा, मजाक लगेगा। ये मूवी भी बन रही थी तो प्रोड्यूसर को यही लगा शुरू में, बाद में उन्होंने चीज़ जब देखी और यूनिफॉर्म में होल से मैच किया इसको, जहाँ टंगी हुई थी उस पर लगा के देखा। मेरे पास यूनिफॉर्म रखी हुई है अभी, जिनमें गोलियों के छेद हैं। जब पूरी चीज़ रिसर्च की तो, और फिर उन्होंने
इंजरीज़ को मैच किया कि भाई अरे ऐसे हो सकता है क्या। जैसे आप कोट पहने हैं, उस पर कोई 1 इंच पौना इंच का मेडल लगा हो और उस पर गोली लगे और डिफ्लेक्ट होकर आर्म पिट में चली जाए, इसका मतलब आपको मरना नहीं था उस दिन, मौत उस दिन डेस्टिन्ड नहीं थी, यही मीनिंग हुआ। बाकी काम तो हो गया। जब एनकाउंटर हो रहा था और जब गोलियां लग रही थी, दिमाग में थॉट आया था कि दिस कुड बी माय लास्ट ऑपरेशन, दिस कुड बी माय लास्ट डे? आता है, गोली लगने के बाद भी आया, उसके बाद भी आया कि शायद, क्योंकि कितना क्रिटिकल है आप, इंजरी कितनी फैटल है, लाइफ इज़ विद इन द रेंज ऑफ सेफ्टी आर दिस इज द एंड, उस समय नहीं पता लगता। वो तो फिर डॉक्टर्स का काम होता है, मेडिकोज दे डू देयर बेस्ट टू सेव लाइफ सर एंड दे डिड इट। जब आप जा रहे थे ऑपरेशन करने, आपके घर वालों को पता था कि हाँ, हमारी वाइफ को पता था, वाइफ वहीं थी, बच्चे वहीं थे, वहीं से बोर्ड किए बड़े बेटे ने कश्मीर से। कश्मीर हाँ, लाल चौक से हमारा बच्चा बस में जाता था। बेटे का हालात 10th खराब थे सर, फिर भी उसी में रखते थे, क्या करते थे, ये थोड़ी पता था कि ये आतंकवाद कितना साल लेगा, कब ख़त्म होगा, बच्चे रखें कहाँ, मतलब रखने की कोई जगह चाहिए, कोई घर द्वार तब था नहीं, गांव था, गांव में तो बच्चे पढ़ा नहीं सकते थे आप, तो कहाँ ले जाएंगे, रिस्क लिया। श्रीनगर सिटी में बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल थे, लेकिन हमारे लिए नहीं थे क्योंकि हम बच्चे भेज नहीं सकते थे, हम सेफ्टी इशू था। तो भारत सरकार की कृपा से जो केंद्रीय विद्यालय बने हैं वो एयरफोर्स कैंपस में था, लेकिन एयरफोर्स कैंपस में बच्चे पढ़ते तो थे, जाते तो हमारे डाउनटाउन से थे, उसी डाउनटाउन से जो पूरा हंटिंग ग्राउंड था इसका, डेली जाते थे, 3 बरस गए। सर आप एक सोल्जर हैं, आप यू आर यूज टू दैट सिनेरियो। आपने बताया मैम भी उस वक्त वहीं पे थी, उनके लिए ये बहुत डिस्ट्रेसिंग बात हो सकती है शायद, और वो उसके लिए उतनी तैयार नहीं थी। उनका क्या रिएक्शन था सर? देखिए, कोई भी नियर एंड डियर को खोना नहीं चाहता, चाहे सैनिक हो चाहे आम आदमी। अपने पति को तो कोई नहीं खोना चाहता, अपने पिता को नहीं खोना चाहता, कोई आम आदमी भी है। हम एक सुरक्षा सेवा में रहे, इतने रिस्क ओरिएंटेड वर्क में रहे, तो हमारी पत्नियां कुछ अलग से रही होंगी ये मैं नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कश्मीर की ये राष्ट्र की सुरक्षा की जो चुनौती थी और कश्मीर का जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, इसी ने हमें प्रेरित किया कि हम अपने बच्चे भी वहाँ ले जाएं और वहीं पढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं था। हम उस ड्यूटी से मना कर नहीं सकते थे और बच्चे अनपढ़ रख नहीं सकते थे, तो ले तो जाना था। तो बच्चों ने जो 3-3.5 साल, हम पैरामिलिट्री फोर्स में थे, तो बच्चों को आप सेमी पैरामिलिट्री कहिए, उन्होंने कैंपस पे लाइव फिदाइन खुद झेला है, वो अंदर ही रहे हैं। कैंपस पे अटैक हुआ तो देवर इनसाइड। एम्स्टर्डम के टूरिस्ट ने जनवरी 2 में अटैक किया, उसमें बच्चे अंदर ही थे, 2 टेररिस्ट ने, हॉलैंड के, उसमें बच्चे अंदर बंकर से देखते रहे। तो वो कहने का मतलब कि वहाँ के जो खतरा का इकोसिस्टम था ना, उसमें परिवार और बच्चे भी कुछ उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया था इस चीज़ को। लेकिन जो एक चीज़ थी जिसको कह नहीं सकते हैं कि डेली मरने का डर, और जिसको कहते हैं मन है पाप शंकी, आप निकले तो मन में एक पाप शंकी मीन्स कि मन में हमेशा जो है ऐसी अनहोनी की आशंका रहती है कि हो न जाए, तो इस चीज़ से वो भी गुजर रहे थे। सर जब आप हॉस्पिटलाइज हैं, ये सब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, गाजी बाबा मारा गया था, कोई कलीग किसी से कुछ बातचीत जो याद हो आपको? मारने के बाद? हाँ, मारने के बाद एक तो मैं नीचे आया, तो मैं अपने ऑफिसर हिमांशु गौड़ को क्या ब्रीफ किया मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल। उसके बाद जब मैं वहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रश किया, तो एक ही जवान था ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, बाकी पूरी गाड़ी में कोई था नहीं। मेरी राइफ़ल बस्ट हो चुकी थी, उसकी एक SLR थी अंदर। तो ये था कि इनकाउंटर प्लेस से हॉस्पिटल के बीच में कहीं गोली चल जाए तो क्या करेंगे, तो उसने बोला सर SLR है मेरे पास। तो ये था, एक वेपन तो है मेरे पास। और अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने बोला कि मेरी सर्जरी आर्मी हॉस्पिटल में मुझे भेजिए, क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज से मैंने टेररिस्ट का एक मॉड्यूल बहुत बड़ा पकड़ा था कुछ दिन पहले, और वहाँ जाने के बाद वो सिग्नेचर कराते हैं जो भी है, कोई परिवार का है, तो हमने कहा हम आपके परिवार के ही हैं, हम भी फोर्स के हैं। उन्होंने किया, और नेक्स्ट डे जब DG ने कांग्रेचुलेट किया, तो उससे पहले मेरी एक ही उत्सुकता थी कि मैं ऑपरेशन थिएटर से जब निकलूँगा तो मेरा हाथ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने दाहिने जब देखा तो मेरा हाथ फिक्सेटर पर था और फिंगर ऐसे पैक्ड थी। मैंने सोचा हाथ तो काटा नहीं है, बच गया लगता है। और जब उन्होंने कांग्रेचुलेट किया तो मैं
उसके रिस्पांस में एक ही चीज़ बोला कि मेरे बाकी कोलीग कैसे हैं, यही था बस, और कुछ उसके बाद कोई दोस्त, कुछ बातचीत, किसी ने कुछ खास ऐसा बधाई दिया हो जो आपको याद हो? नहीं। सब लोग बहुत बधाई दिए। JNK पुलिस तो मुझे सिर पे उठा ली, वो हमें अपने परिवार का मेंबर मानते हैं। पूरी कंप्लीट SOG के ऑफिसर्स मुझे देखने आए, और आपको बुलाऊं कुछ कश्मीर के शहरी भी, कुछ खास आवाम पब्लिक की, सिविलियन पब्लिक भी श्रीनगर से बस से चल के दिल्ली मेरे से मिलने आई। मुझे वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने ज़िला लेवल पे एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया था। मेरे परिवार, माता पिता, सबको बुलाया था गोरखपुर में। और उसके अलावा तो डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी अशोका हॉल में जो मेडल अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे, और डॉक्टर APJ कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मेडल सेरेमनी में मुझे सम्मान मिला, कीर्ति चक्र, और उसमें सारे, कोई ऐसा हस्ती ऐसी नहीं थी जो ना रही हो। उसके बाद तो बधाइयों का और सहयोग का, डॉक्टर्स का, सोसाइटी का, बैचमेट्स का, परिवार का, रिलेटिव्स का, मीडिया का, कंटिन्यूअस मेरे साथ रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अंतिम सवाल हम एकदम अंत में पहुंच गए अपने इंटरव्यू का। सवाल नहीं है, पहले तो पूरे देश की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोग वहाँ बॉर्डर पर हैं, इसलिए हम यहाँ पे शांति से, सुकून से जी पा रहे हैं। एक मैसेज जो आप देशवासियों, देश के युवाओं और देश के तमाम लोगों को देना चाहें सर, वो क्या होगा? मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा में हाथ बटाने के लिए वर्दी पहनना आवश्यक नहीं है। तो वर्दी एक प्रोफेशन है जो हमको मिली, हो सकता है कल को दूसरे को मिलेगी। वो जहाँ जिस किसी भी स्थिति में है और जिस किसी प्रोफेशन में है, आम शहरी भी हैं, आम सिविलियन भी हैं भारत के। अभी विश्व व्यवस्था देखिए तो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स टोटली चरमराई हुई है। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं इस समय। अगर आप पूरी दुनिया में झांक के देखें तो भारत जैसा कोई नहीं। लेकिन इस देश के चैलेंजेस बहुत हैं, बाहरी चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए वो अपने आप को इसके लिए तैयार करें, और अगर देश सुरक्षित है तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने कीर्ति चक्र अवॉर्डी BSF के पूर्व DIG नरेंद्र नाथ दुबे जी को, जिन्होंने गाजी बाबा जैसे कुख्यात आरोपी, इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया था। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस बातचीत से। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।